हेलो। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो? बहुत कम लोग ज्वाइन हुए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस। कम। पिछले क्लास में कितने लोग थे आप लोग? 20 अराउंड। 20। यस सर, 20-25 ऐसे यस ही। सर, 2020। ठीक है। तो आप लोगों ने वर्कशीट किया? हेलो। यस सर। सॉल्व हुआ था? सर 25 थोड़े क्वेश्चन थे बहुत नहीं? क्या? थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे सर। अच्छा, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे। अपन स्टार्ट कर लेते हैं ना। लोग ज्वाइन होंगे कि यस। डिनर भी कर रहे होंगे, बहुत लोग अभी डिनर का भी टाइम हो गया होगा तो। अच्छा, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? थर्मल फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स, कार्टेशियन थर्मोडायनेमिक्स। बोलो। नो सर। थ्योरी तो हो गया होगा ना सभी का? अच्छा, ठीक है। चलो। तो बेसिकली अगर हम बात करें ना थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी का, तो इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, थर्मल फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपना जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक तो केटीजी रहेगा और थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। ठीक है, उसी में थर्मल में ही कैलोरीमेट्री से भी क्वेश्चन आए थे पिछले जनवरी शिफ्ट में। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, तो 25 का भी क्वेश्चन होगा। आप लोगों ने किया ही होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही शायद कैलोरीमेट्री का है। ठीक है, इंट्रोपी से भी क्वेश्चन थे। जनरली इंट्रोपी से क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी थे। केटीजी से अच्छे क्वेश्चन थे, आते हैं। केटीजी हो गया प्लस थर्मो। ठीक है, और इजी है यार। ठीक है, केटीजी तो सबसे ज्यादा इजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केटीजी पे है कि नहीं? आरएमएस यस। ठीक है, आरएमएस, मीन स्पीड, यही सब पे आ जाते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पे आ जाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये अपने पास तो 1.5 घंटे का ही टाइम है। एक मिनट में। थ्योरी में किसी को कुछ पूछना होगा कि अगर मैं मान लो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, किसी को थ्योरी में कोई कंफ्यूजन आए, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं वैसे, है कि नहीं? मैं एक यस ओके पेज सर। एक पेज में एक्सपेंड लेता हूँ। जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी इसका यूज करेंगे। चलो। तो देखो, तो
फर्स्ट क्वेश्चन जो 25 का है ये, और यही क्वेश्चन जो है कैलोरीमेट्री से है, ठीक है। कैलोरीमेट्री से जनरली देखा नहीं जाता है कि क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस वगैरह में, लेकिन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। एक क्वेश्चन ही आया था पूरे शिफ्ट में देखा गया तो, मतलब जितना भी शिफ्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था कैलोरीमेट्री से, ठीक है। और इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये ज्यादा नहीं है। इसमें बोला है कि देखो एन अमाउंट ऑफ आइस ऑफ मास, ठीक है, आइस है, ठीक है, मास दे दिया है, आइस है, आइस को कन्वर्ट किया गया है, और ये आइस जो है वो आइस है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। और इसको वेपर में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया गया है वेपर में, ठीक है, और वेपर में 110 डिग्री पे लाया गया है इसको, ठीक है। तो अब देखो आइस से जब ये वेपर बना होगा तो ये अलग अलग स्टेज से गुजरा होगा, है कि नहीं। डायरेक्ट तो ऐसा नहीं है कि आइस से वेपर बन गया, ठीक है। पहले तो आइस का टेम्परेचर को कम करके 0 पे लाया गया होगा, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट किया गया होगा, ठीक है, आइस से वाटर में, ठीक है, जहाँ पे कि इसका फेज चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, फेज चेंज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम आता है, ठीक है। तो पहले हम स्टेप लिखेंगे और हर एक स्टेप में कितना एनर्जी होगा, ठीक है, उसको सप्लाई किया होगा, ठीक है, ताकि वो कन्वर्ट हो, वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखोगे तो पहले आइस, ठीक है, जो आइस था वो -10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको टेम्परेचर चेंज करके आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया गया होगा, है ना। और उसके बाद आइस जब 0 डिग्री पे आएगा तो अब जब इसको हीट सप्लाई करोगे तो इसका टेम्परेचर चेंज ना होके फेज चेंज होगा, है कि नहीं। तो आइस से जो ये लिक्विड बनेगा, जबकि हम वाटर ले लेते हैं, वाटर बनेगा, ठीक है। और ये वाटर भी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर दोनों रह सकते हैं, ठीक है। अब जब ये वाटर बना तो वाटर से अब हम वाटर को हीट करेंगे, ठीक है। वाटर को हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि हमें पता है कि जब 100 पे जाता है तभी वो फिर वेपर बनेगा, ठीक है। 100 को जब टच करेगा उसके बाद ही वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो ये पहले यहाँ से गया होगा, तो वाटर बना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर ये वाटर से बना होगा, फेज चेंज हुआ होगा और वेपर बना होगा, ठीक है, वेपर बना होगा, और वेपर भी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखोगे तो फेज चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ फेज चेंज हो रहा है। अब जब एक बार वेपर बन गया तो अब वेपर का जब हम टेम्परेचर बढ़ाना है तो, और कितना लाना है, 110 डिग्री सेल्सियस पे लाना है, तो अब ये फिर से वेपर एट 110 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखोगे तो जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, आइस को टेम्परेचर चेंज, तो देखोगे तो -10 से 0, यानी जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है वो 10 डिग्री का हुआ है। तो यहाँ से देखोगे तो ms डेल्टा टी का होगा, ठीक है। और वहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट होगा वो आइस का लिया जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ms आइस इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से यहाँ देखोगे आइस से जब वाटर बना, ठीक है, तो ये फेज चेंज हुआ है, तो फेज चेंज में जो एनर्जी लगती है वो m इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। फिर देखोगे वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे गया, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी ms वाटर इंटू डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो फिर फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, वाटर से। समझ आ रहा है ना सभी को जी? Yes, Yes, sir. ठीक है, नहीं कुछ कोई भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो बीच में भी आप, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ देखोगे वाटर से वेपर बना, तो ये फेज चेंज हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 100 डिग्री पे था, यहाँ भी 100 डिग्री पे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वाटर से 110 डिग्री वेपर पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। वाटर से पहले 100 डिग्री वेपर बनेगा, और वेपर को फर्दर हीट करोगे तो फिर वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई होगा वो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वाटर से वेपर बन रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और सभी डाटा हमें गिवन है, देखो लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है,
जो कि इनफ्यूजन है, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको भी बोल सकते हैं, वो सब गिवन है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट आइस का जो कि यहाँ पे हमने लिखा वो गिवन है, स्पेसिफिक हीट वाटर का यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे लेटेंट हीट, फिर यहाँ से वेपर। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो एम एस स्टीम। ठीक है, पहले मैंने आइस का लिया, फिर वाटर का, फिर स्टीम का आएगा, या मैं वेपर लिख देता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर इनटू डेल्टा टी। अब ये जो टोटल हीट है ना, मान लो इसको Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इतना हीट हो गया ना, तब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा। ठीक है, इतना हीट, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये दोगे तो यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो टोटल हीट जो सप्लाई होगा ना, टोटल हीट जो सप्लाई होगा वो होगा एम एस आई इंटू डेल्टा टी प्लस एम इंटू एल एफ। ठीक है, और मास भी देना, मास तो कभी चेंज नहीं होगा, आइस भी रहेगा तो मास इतना ही रहेगा, वाटर भी बनेगा तो मास इतना ही रहेगा, वेपर भी बनेगा तो मास इतना ही रहेगा, मास तो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा एम एस वाटर डेल्टा टी प्लस एम एल वी। ठीक है, प्लस एम एस वी डेल्टा टी। तो यहाँ से आप तुम और देखो सभी में डेल्टा टी अलग अलग है। ठीक है, ध्यान रखना कि सभी में डेल्टा टी सेम नहीं है। मैं यहाँ पे अलग अलग ले लेता हूँ, 1 2 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखोगे तो जो डेल्टा टी है वो 10 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ देखोगे तो डेल्टा टी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस का है, और फिर यहाँ से यहाँ देखोगे तो डेल्टा टी जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस का है। ये 3, ये 2, ये अपना सर 1। एक डाउट है हाँ बोले। सर, ये आइस वाले में MSI डेल्टा टी जो है सर, एक बार बता दोगे आप? ठीक है, देखो ये आइस को हम जब देखो आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे ना, तो आइस को तुम वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो पहले तो आइस का टेम्परेचर 0, क्योंकि देखो वाटर में कब बनेगा, जब उसका टेम्परेचर 0 पे आएगा तब, क्योंकि 0 पे जो है आइस और वाटर दोनों रह सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है आइस बनना शुरू हो जाता है। हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। ठीक है, वाटर और आइस। तो जब -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस था ना, तो उसको तुम वाटर में बदलने के लिए तो पहले तो 0 पे लाओगे। ठीक है, क्योंकि 0 के बाद ही फर्दर तुम हीट सप्लाई करोगे तो वो वाटर में बना। ठीक है, तो पहले तुम -10 डिग्री सेल्सियस से, तो तुम्हें जब आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे पास है, तो उसको तुम्हें मान लो कि मेल्ट करना है, तो पहले तो टेम्परेचर 0 पे लाना पड़ेगा। ठीक है, और 0 पे भी लाओगे तो पहले आइस ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जब तुम और हीट सप्लाई उसको करोगे तब वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ठीक है, तो -10 से 0 पे लाने पे वो इतना एनर्जी चाहिए, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। -10 से 0 ला रहे हो तो जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है कि नहीं। और ये LF क्या था सर, साइड में जो हाँ आइस और वाटर के बीच में LF है? हाँ 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 हाँ। अब देखो कि मैंने बोला कि अब तुम जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ठीक है, जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो तुम अब जब तुम हीट सप्लाई करोगे ना, तो वो आइस अपना टेम्परेचर ना बढ़ा के, ठीक है, वो अपना फेज चेंज करेगा। ठीक है, अपना फेज पहले चेंज करेगा। आइस से पहले वो मेल्ट होगा, मेल्ट होकर वाटर में होगा। ठीक है, वाटर बनेगा, उसके बाद ही जब वाटर बन जाएगा फिर तुम अगर मान लो हीट सप्लाई करो तब वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा वाटर स्टेट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आइस में तुम जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है तो आइस को तुम हीट दोगे तो आइस ही रह जाए और वो अपना टेम्परेचर बढ़ा के 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस कर ले। ठीक है, वो नहीं होगा। तुम आइस को जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, ठीक है, तो तुम उसको हीट दोगे तो वो पहले मेल्ट होगा। ठीक है, टेम्परेचर 0 ही मेंटेन रखेगा, पहले मेल्ट होके पूरा कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ठीक है, अब तुम अगर हीट सप्लाई ही कर रहे और भी कर रहे हो हीट सप्लाई, तो अब वो उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, यस सर। और सर 100 डिग्री सेल्सियस वेपर और 110 डिग्री सेल्सियस वेपर में तो कोई फर्क नहीं होगा ना? नहीं होगा, होगा 100 डिग्री सेल्सियस वेपर और 110 डिग्री सेल्सियस में होगा वेपर। ठीक है, उसका इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा है। ठीक है, तो वेपर देखो, वेपर बनने के लिए, वाटर को वेपर बनने के लिए तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वाटर से पहले वेपर तुम्हें बनाना है, वाटर से वेपर बनाना है तो पहले वाटर को चेंज करना पड़ेगा वेपर में, और उसको चेंज करने के लिए तुम्हें मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब तुम 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तो अब देखो मान लो कि वाटर है, वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया मान लो, अभी भी तुम हीट सप्लाई इसको कर रहे हो वाटर को, तो वाटर
अपना टेम्परेचर बढ़ा के 110 नहीं करेगा, वो अपना फेज चेंज करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम और हीट दे रहे हो तो वो अपना टेम्परेचर ना बढ़ा के फेज चेंज करना शुरू करेगा। उसी तरह यहाँ भी होता है, वाटर में जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर चला जाता है तो वो बॉयल होने लगता है, यानी कि वो स्टीम में कन्वर्ट होना फिर शुरू हो जाता है, यानी फेज चेंज होना शुरू होता है, ना कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो फिर वो पहले पूरा Yes, sir. फेज चेंज करेगा। ठीक है, पहले पूरा वेपर बनेगा और फिर अगर तुम मान लो कि फर्दर वेपर पूरा बन गया, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया वेपर, फिर तुम हीट सप्लाई कर रहे हो तो अब वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है सर, गॉट इट। तो ये हो गई। अब इसमें कुछ नहीं करना रहेगा, मास तो गिवन है, मास तो सभी का सेम ही रहेगा, मास 10⁻³ kg, 10⁻³ अब तुम देख लो एस आइस का, तो आइस का एस गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 21,000। ठीक है, और ज्यादा कुछ चेंज वगैरह नहीं करना। ठीक है, ये केल्विन में तो कोई बात नहीं, टेम्परेचर का जब डिफरेंस निकालते हैं तो सेल्सियस में रहे या केल्विन में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करने लगना कि यहाँ पे तुम टेम्परेचर का को केल्विन में यहाँ पे गिवन है तो केल्विन में चेंज करने लगना, क्योंकि हमें चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा की निकाले तो केल्विन में लो या सेल्सियस में लो, चेंज हमेशा उतना ही रहेगा, है ना। तो डायरेक्ट लिख लेना यहाँ पे डेल्टा T1 जो है पहला जो चेंज हुआ है वो 10 डिग्री का हुआ है। ठीक है, तो 10 प्लस यहाँ से तो मास कॉमन आ गया एल एफ देखोगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि आइस का है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस ये गिवन है 3.35 इंटू 10⁵। ठीक है, तो 3 इसको ऐसे लिख दे 335 30 है ना, क्योंकि सब में देखोगे तो तीन 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 जीरो आएंगे, यहाँ पे भी देखोगे तो मल्टीप्लाई हो तो 3 जीरो आएंगे, तो 335,123। ठीक है, प्लस मास तो बाहर आ गया, एस वाटर का देखोगे तो वाटर का 4180। ठीक है, 4180 और डेल्टा टी इसमें देखोगे तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि 0 वाटर से 100 वाटर पे आया था, प्लस m इंटू एल वी, मास तो कॉमन हो गया एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखोगे तो जो कि लेटेंट हीट ऑफ आइस भी बोल सकते हैं, सॉरी वाटर भी बोल सकते हैं, वेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गिवन है क्या लेटेंट हीट ऑफ, हाँ ये है ना लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, तो 2.25 इसको डायरेक्ट में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना क्या, प्लस ये एस भी इंटू डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर। ठीक है, या स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन है इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी जो है 10 है। ठीक है, तो 192 इंटू 10, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन ये इजी है। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग इसको। सभी को आ गया समझ में, क्योंकि देखो कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, पिछले मतलब जनवरी अटेम्प्ट में आया है तो आगे भी आ सकते हैं और इजी होता है। ठीक है, सिर्फ आप देखो सबसे जो मतलब ज्यादा ये हो सकता था कि जो प्रोसेस जितना हो सकता था वो सब इसमें है। ठीक है, कि आइस मान लो कि पहले माइनस में है और स्टीम को प्लस में किया। ठीक है, इससे ज्यादा या इससे कम अब नहीं हो सकता है। मान लो कि हाँ चीजें यही हो सकती है कि मान लो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि इतना लंबा ना दे के आपको बोल दे कि मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, इसको वाटर बनाना है, तो वाटर बनाना है तो कितना एनर्जी चाहिए, तो वाटर बनाने के लिए तो सबसे कम एनर्जी तो यही चाहिए ना, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे ला दो, यहाँ तक आ गया, हो गया। ठीक है, तो कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए। ठीक है, या तुमसे ऐसा बोल दिया कि वाटर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बनाना है तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। यस सर। ठीक है, या आपसे सबसे लंबा यही हो सकता है। ठीक है, सबसे जो लंबा हो सकता है यही हो सकता है कि माइनस में आइस था और वेपर में 100 से प्लस कर दिया गया। ठीक है, टेम्परेचर तो सबसे ज्यादा लॉन्ग रूट हो सकता था, यही हो सकता था। ठीक है, हो सकता है कि आपसे कम ही पूछ ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही पूछ ले, या यहाँ से यहाँ तक, या ऐसे बोल दे कि आज 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री वाटर बनाने में कितना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे हम।
ठीक है, ये 3 स्टेप होगा, पहले आइस से वाटर बनेगा, फिर वाटर से आइस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, फिर 0 डिग्री वाटर से फिर 100 डिग्री वाटर पे आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये स्टेप कम करके दे दे, लेकिन आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे जो लॉन्ग स्टेप हो सकता है, सबसे जो बड़ा स्टेप हो सकता है वो यही है। ठीक है, कि माइनस में आइस था और वेपर को 100+ डिग्री सेल्सियस पे आया। ठीक है, यस सर। चलो तो और है चीजें, ये सब देख लेना। ठीक है, फेज चेंज में क्या होता है? ठीक है, फेज चेंज में डेल्टा की नहीं आती है। ठीक है, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ। ठीक है, तो आइस से वाटर बन रहा है तो ये फ्यूज हो रहा है। ठीक है, एक तरह से मान सकते हैं फ्यूज, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे नाम थोड़ा सा अलग अलग कर दिया कि मान लो कि यहाँ पे नाम देखो, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस को हम कभी कभी बुक में देखोगे, या हो सकता है कि अगले एग्जाम में आ गए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नाम से। तो वही चीज है कि फ्यूज हो कि आइस वाटर में बना। और जो ये जो है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बोल सकता है। ठीक है, कि वाटर से वेपर में बना। ठीक है, वाटर से वेपर हुआ तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बोल सकता है, या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ठीक है, तो नाम अलग अलग भी हो सकते हैं इसका, समझ गए? यस सर। चलो तो ये हो सर गया। असाइनमेंट्स में जो जो क्वेश्चंस है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, उससे बाहर तो नहीं आएगा? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चन है वो PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के क्वेश्चन आ सकते हैं अब ज्यादा, ठीक है सर। इसीलिए PYQ, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, 10-12 दिन है, तो अभी PYQ ही करना सही है। ठीक है, इधर उधर से करोगे तो वो बेनिफिट नहीं करेगा, जितना ज्यादा PYQ करोगे वो सही रहेगा। हाँ, तो स्फेरिकल बॉडी ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेडियाई 0.2 मीटर एंड 0.8 मीटर आर प्लेस्ड इन सेम एटमॉस्फेयर। ये देखो तो रेडिएशन से क्वेश्चन है। फॉर्मूला शायद आप लोग को याद होगा कि इमिसिव पावर, या जो एनर्जी इमिट होता है, ठीक है, या एनर्जी रेडिएट होता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E × E A सिग्मा T⁴। ठीक है, ई जो होता है इमिसिविटी होता है, ए जो होता है वो एरिया होता है, जो भी सरफेस एरिया है। ठीक है, एक सिग्मा स्टेफन कांस्टेंट, और T⁴ टेम्परेचर का पावर 4। ठीक है, और टेम्परेचर जनरली केल्विन में ही लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए अगर हम बात करें तो ई का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो ई का वैल्यू वहाँ पे 1 हो जाता है। तो ये है इमिसिव पावर का फॉर्मूला, या इसको एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि 2 स्फीयर है। ठीक है, 2 स्फीयर है, दोनों का मटेरियल सेम है। ठीक है, मटेरियल सेम है यानी ई दोनों का सेम होगा। ब्लैक बॉडी के लिए ई 1 हो जाता है। ठीक है, अगर मटेरियल सेम है तो ई सेम ही होगा। ठीक है, तो 2 स्फेरिकल बॉडी है, एक का रेडियस 0.2 मीटर है। ठीक है, और दूसरे का जो रेडियस है वो 0.8 मीटर है। ठीक है, तो रेडियस देने का मतलब है कि एरिया के बारे में इसने बात कर लिया। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है 4πr² है ना, बोलो। Yes, sir. तो इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, रेडियस पता है हमें 0.2 0.8। ठीक है, तो एरिया हमें पता चल गया। ठीक है, R1 का वैल्यू 0.2 और R2 का वैल्यू 0.8। ठीक है, हम ऐसा ले लेते हैं। और सेम एटमॉस्फेयर में, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द स्मॉलर बॉडी इज 100 केल्विन एंड टेम्परेचर ऑफ द बिगर बॉडी इज 400 केल्विन। इफ द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी इज ई। ठीक है, अगर स्मॉलर बॉडी से ई एनर्जी रेडिएट हो रहा है, जो कि इसका वैल्यू, ठीक है, हमें पता है, तो इससे जो एनर्जी रेडिएट होगा ई स्मॉलर। ठीक है, इसको हम E1 बोल देते हैं। ई एरिया, एरिया इसका होगा 4πr1²। ठीक है, इंटू सिग्मा इंटू T⁴। ठीक है, इसका टेम्परेचर गिवन है, दोनों का टेम्परेचर दिया है। स्मॉलर बॉडी जो है 800 केल्विन पे, और जो बिगर बॉडी है वो 400 केल्विन पे। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा टेम्परेचर का पावर 4 यानी 800 का पावर 4। उसी तरह हम E2 का लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू ई एरिया जो हो जाएगा 4πr2² इंटू सिग्मा इंटू 400 के पावर 4। ठीक है, तो ये E1 E2 आ गया। E1 का वैल्यू हमें गिवन है, E1 का वैल्यू इसमें दे दिया है कि E है। ठीक है, तो बड़े वाले का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, बड़े वाले का से कितना रेडिएट होगा एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको E गैस मान लेते हैं। ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। तो 2/1 करोगे ना, 2/1 करोगे तो E गैस बाई E,
ठीक है, ई गैस बाई ई करोगे ना, तो तुम देखोगे तो देखो डिवाइड जब करोगे ना तो 4 पाई सिग्मा और ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ई गैस बाई ई यानी नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ई 4 पाई और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो ये R2/R1 के पावर 2, और ये जो हो जाएगा 400/800 का पावर 4। ठीक है, तो ये 202, और R2/R1 वैल्यू भी रख दे सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 हो जाएगा, और तुम यहाँ पे देखोगे तो ई गैस बाई ई इज इक्वल टू R2 का वैल्यू 0.8 है, और R1 का वैल्यू 0.2 का पावर 2, और ये 1/2 का पावर 4। कुछ गलत हुआ है क्या? तो ये बेसिकली 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 1/2 का पावर 4 भी 16 ही आएगा। ठीक है, तो ई गैस बाई ई जो है वो 1 आ गया, यानी ई गैस का वैल्यू भी ई के बराबर ही होगा, है ना। जी, क्लियर है। Yes, sir. थैंक यू, सही है, गॉट इट। तो ये जो जी है ना सर। यस सर। अच्छा, फार्मूला सभी को मालूम था ना ये रेडिएशन का? No, sir. ठीक है, तो ये लिख लेना बेटा। ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड का फार्मूला ये होता है। ठीक है, ई ए सिग्मा टी के पावर 4। ठीक है, ये जो है इमिसिविटी, ये जो है वो सरफेस एरिया। ठीक है, ये स्फेयर था तो स्फेयर का सरफेस एरिया आया, हो सकता है क्यूब हो, मान लो कि क्यूब हो, ऐसा क्यूब। ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो आ जाएगा, तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 6 सरफेस है तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया 6 × A² हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी शेप होगा उसका सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, सिग्मा टी के पावर 4, टी जो है वो टेम्परेचर केल्विन में लेना के पावर 4, सिग्मा जो है स्टेफन कांस्टेंट है। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी के लिए, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो उसके लिए ई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के लिए एनर्जी रेडिएटेड होता है ए सिग्मा इंटू टी के पावर 4। हाँ, ये देखोगे तो चेंज इन एंट्रोपी से क्वेश्चन आ गया है। एंट्रोपी की अगर हम बात करें, क्या है डी एस, ये होता है डी क्यू बाई टेम्परेचर। ठीक है, डी क्यू बाई टी, क्या ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में जनरली हम लोग नहीं करवाते हैं। ठीक है, लेकिन इस फिजिक्स में ही क्वेश्चन आ गया था एंट्रोपी से। ठीक है, तो वाटर ऑफ मास m ग्राम इज स्लोली हीटेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, वाटर को स्लोली टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है T1 से T2। ठीक है, m ग्राम का वाटर है, तो हमने देखा कि DQ जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में हमने देखा था कि जो हीट चाहिए, यहाँ पे देखो वाटर का जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में 0 से मान लो 100 डिग्री इंक्रीज, तो MS डेल्टा की चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, m स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंजिंग टेम्परेचर। तो अगर हम DQ की बात करें तो DQ जो हो जाएगा MS इंटू DT। ठीक है, S जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कि गिवन है 1। ठीक है, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट चाहिए DQ इक्वल टू MS DT। ठीक है, वाटर को T1 से T2 ले जाने पे। ठीक है, तो DS जो एंट्रोपी होगा DQ MS DT बाई T, है कि नहीं। और M का वैल्यू इसने बोल दिया है 1, सॉरी S का वैल्यू इसने 1 बोल दिया। ठीक है, जो S है वो 1 है। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा DS, जो DS बेसिकली आ जाएगा वो आएगा M इंटू डी, ऐसे लिख देता हूँ, DS इक्वल टू M इंटू डी टी बाई टी। अब देखो ये हमें इंट्रोपी में कितना चेंज चाहिए, यानी इंट्रोपी डेल्टा एस चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो DS को इंटीग्रेट करें तो डेल्टा एस आ जाएगा, और M dt बाई dt करोगे ना तो ये आ जाएगा ln इंटू टी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक किया गया है, T1 से T2। ठीक है, तो ln T2 माइनस ln T1। ठीक है, तो ये बेसिकली m इंटू ln T2 बाई T1 आ जाएगा, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, m इंटू ln T2 बाई T1। ठीक है, तो ये चीजें केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलो ये इजी था। सर एक ऐसा ही कुछ मेरा शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। एक इसमें वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, रॉड होती है 3,
एक गरम रॉड होती है, एक ठंडी होती है, और तीसरी रॉड में पूछते हैं कि मतलब कोई भी एक्स टाइम में वो कितना वो हो जाएगा, वो भी गर्म कितना हो जाएगा, या उसे पूरा गर्म होने में कितना टाइम लगेगा, समथिंग लाइक दिस। आपके सेट में आए थे कुछ में से, ये 25 में। हाँ हाँ, 29 जैन। कैसा मतलब, मान लो कि एक रॉड है। क्वेश्चन का मैं आइडिया दे सकता हूँ आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं हो। हाँ, एक रॉड है मान लो। वाई बना हुआ था, एक ना उसके एक एंड पे दो रॉड अटैच थे। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया मैं। ऐसे था, और यहाँ यहाँ हाँ का और यहाँ हाँ, का जंक्शन का जो वाई टेम्परेचर में दिया जो हुआ। नीचे वाली वर्टिकल लाइन है ना, उस वो हम्म। न्यूट्रल थी, और जो एक राइट हैंड साइड वाला जो स्लैंट लाइन है वो बहुत हॉट था, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्लैंट लाइन है वो थोड़ा कोल्ड था, तो मान लो और हमें टेम्परेचर ले बताना लेते था। हैं ना, मान लो कि ये टेम्परेचर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मान लेते हैं यस हंड्रेड सर। टेन डिग्री सेल्सियस इसको मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको यस सर। यहाँ का भी कुछ टेम्परेचर दिया होगा। सर वो 50 डिग्री सेल्सियस वाला है ना, उसे आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, वो ठंडा था। माइनस ले लेते हाँ हैं। और यहाँ का पूछा होगा। हाँ, यहाँ का पूछा था। ठीक है, करेंगे डिस्कस इसको आगे। ठीक है, हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है ये, शायद ऐसे क्वेश्चन है अपने पास इसमें। नहीं है, चलो कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको कर लेंगे। हाँ हाँ, ये देख लो। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीज बाई 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखोगे तो थर्मो से क्वेश्चन आने लगे हैं, ये थर्मो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, यानी एन का वैल्यू इसने 1 बोला है, ठीक है। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, देखो यार, अब यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह की चीजें आने शुरू हो जाएगी। मोनोएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है, ठीक है। और इसके जो गैस था ना, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है 50 डिग्री सेल्सियस पे, यानी डेल्टा की जो होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस का है। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अब देखो होता क्या है ना, कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मान लो कि टेम्परेचर 50 डिग्री से इंक्रीज करना है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा ना, अगर हम हीट की बात करें, हीट कितना सब, हीट सप्लाई की अगर हम बात करें ना, तो हीट सप्लाई होता है एनसी डेल्टा की, ठीक है। मान लो कि कोई भी एन मोल का गैस है, इसका टेम्परेचर डेल्टा की से हमें इंक्रीज करना है, तो हीट सप्लाई जो करना पड़ेगा वो एनसी डेल्टा की। अब ये सी जो है ना, वो हर एक प्रोसेस के लिए जो सी है ना वो अलग अलग होगा, ठीक है। हर एक प्रोसेस के लिए जो सी का वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। अगर मान लो कि हम कांस्टेंट प्रेशर पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि प्रेशर गैस का हम इंक्रीज नहीं कराना चाह रहे लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कराना चाह रहे हैं मान लो, तो वहां पे जो सी होगा वो सीपी आ जाएगा, ठीक है। वहां पे जो सी होगा वो सीपी आएगा, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें तो वहां पे सी भी आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग सी का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पी अगर कांस्टेंट है, तो जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा वो एनसीपी डेल्टा की। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा वो एनसी वी डेल्टा की। पॉलीट्रोपिक टाइप में जो हीट सप्लाई करना पड़ता है वो एनसी डेल्टा की, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेस में जो हीट सप्लाई करना पड़ता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हम तो यहाँ पे अपना दिया हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा क्यू, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या, द टोटल हीट एडेड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी भी पूछा। और इंटरनल एनर्जी की बात करें ना, तो इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल डेल्टा यू, ठीक है, ये डेल्टा क्यू हीट सप्लाई। और इंटरनल एनर्जी जो है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो हमेशा होता है एनसीवी डेल्टा की, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में हमेशा एनसीवी डेल्टा की, लेकिन हीट सप्लाई अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी में हमेशा सीवी आता है, एनसीवी डेल्टा की, ठीक है। अगर प्रोसेस चेंज होगा तो सी क्यू चेंज होगा, डेल्टा क्यू चेंज होगा,
ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सीवी आएगा, ठीक है। आइसोथर्मल में तो हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, तो इसके लिए तो सी का वैल्यू 0 हो जाता है आइसोथर्मल के लिए, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं करता है। आइसोथर्मल का मतलब ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। एडियाबेटिक के लिए अलग होगा, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक के लिए सी का वैल्यू अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डेल्टा यू हमेशा जो चेंज इन इंटरनल इंटरनल एनर्जी होता है हमेशा एनसीवी डेल्टा क्यू होता है। डेल्टा क्यू का वैल्यू अलग अलग होते हैं, फिर वर्क का वैल्यू अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कांस्टेंट प्रेशर का लेना है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। और सीपी सीवी का वैल्यू आप लोग को पता होगा कि सीपी जो होता है ना, सीपी पहले मैं सीवी लिख देता हूँ। सीवी जो होता है वो होता है F/2, ठीक है। एफ जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक तो 3 लेते हैं, डायटोमिक में जनरली 5 लेते हैं जब हम वाइब्रेशनल वगैरह काउंट नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो सी वी इक्वल टू Fr/2 और सी पी का जो वैल्यू होता है F+2 R/2 और सी पी बाई सी वी एक टर्म आता है जिसको हम गामा बोलते हैं, ठीक है, गामा। तो गामा इस दोनों को डिवाइड करोगे तो सी पी बाई सी वी, ठीक है, तो गामा का वैल्यू जो हो जाएगा F+2/F, ठीक है। इस दोनों को डिवाइड करोगे तो सी पी बाई सी वी करोगे ना, तो R/2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में F+2/F, ठीक है। तो ये चीजें को आप लोग याद रखना, सीपी सीबी और गामा, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो बोला है कांस्टेंट प्रेशर बोला है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर में 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराना है, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस है, 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, तो हीट जो सप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा क्यू, वो डेल्टा क्यू NCP डेल्टा टी होगा। और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो तो हमेशा NCV डेल्टा की होता है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है। तो इसने बोला है कि देखो द टोटल हीट सप्लाई इज E1, तो E1 का जो वैल्यू हो जाएगा N का वैल्यू 1 मोल बोला है। CP जो हो जाएगा F+2 R/2, ठीक है, F+2 R/2 इंटू डेल्टा की तो 50 डिग्री सेल्सियस है। और E2 इसने बोला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो E2 तो हमेशा ये होगा N का वैल्यू 1, CV F/2 इंटू डेल्टा की तो दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। तो हमें E1/E2 चाहिए, तो तुम यहाँ पे E1/E2 करोगे, यानी इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखोगे तो R डेल्टा की 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये F+2/F बचेगा, है कि नहीं। और F+2/F, तो F+2/F, तो F का वैल्यू 3 है, 3+2/3, तो ये जो है E1/E2 बेसिकली 6/3, सॉरी 5/3, ठीक है। तो E1/E2 जो है वो 5/3, लेकिन इसने बोला E1/E2 जो है x/9 है, तो x का वैल्यू यानी E1/2 इसने x/9 बोला है, तो यहाँ से देख लो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगा, क्लियर है। तो हमेशा याद रखना डेल्टा यू जो है हमेशा वही होता है NCV डेल्टा की, लेकिन डेल्टा क्यू अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम पॉलीट्रॉपिक की बात करें, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस यानी इस तरह का होता है, देखो एक तो हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। तो एडियाबेटिक PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको एडियाबेटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं गामा, ठीक है, और गामा बेसिकली CP/CV होता है, ठीक है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV के पावर N इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हमें यहाँ पे C का वैल्यू चाहिए, मान लो ये कांस्टेंट है, किसी भी प्रोसेस, मैंने बोला कि अलग अलग प्रोसेस के लिए C का वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम किसी भी प्रोसेस के लिए जनरल C का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। मान लो कि हमें कोई बोलते कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए C का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कोई गैस है जो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, ठीक है, तो कितना एनर्जी चाहिए, तो हमें पता है कि एनर्जी जो हीट चाहिए वो NC डेल्टा की चाहिए। हमें डेल्टा की पता है, N पता है, C पता ही नहीं है। C पता रहेगा तभी हम बता पाएंगे कितना हीट चाहिए उसको, तो C पहले निकालना होगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो C होता है ना, वो होता है CV प्लस R/1 - N, ठीक है। अब तुम N का वैल्यू
पीवी के पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट से जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, जैसे देखो अलग अलग प्रोसेस का कुछ इक्वेशन होता है, जैसे कि पीवी के पावर गामा से आपको पता चलता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। उसी तरह पीवी के पावर एन यानी गामा का वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। अगर गामा के मान लो कि ऐसा है पीवी के पावर -3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये जो प्रोसेस हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कि पीवी के पावर 5/3 आ गया, तो 5/3 गामा है। ठीक है, 5/3 जो है वो गामा है मोनोएटॉमिक गैस का। ठीक है, 5/3 जो है वो गामा है, क्योंकि गामा का वैल्यू जो होता है वो F+2/F होता है। और F का वैल्यू अगर मोनोएटॉमिक गैस के लिए रखोगे तो 3+2/3 यानी 5/3 आ गया। ठीक है, तो ये 5/3 पीवी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो अब देखो कि जो भी प्रोसेस है ना, सभी प्रोसेस मान लो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही है मान लेते हैं हम एक तरह से। अगर यहाँ पे भी के पावर देखो, मान लो कि n का वैल्यू तुम 0 रखते हो, मान लो कि n का वैल्यू तुम यहाँ पे 0 रखो। ठीक है, तो n का वैल्यू 0 रखोगे तो p इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, क्योंकि समथिंग के पावर 0 1 हो जाता है, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यानी ये कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया, यानी कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो ये P इक्वल टू कॉन्स्टेंट और प्रेशर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस होता है। अगर मान लो कि यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखते हो, n का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो पी भी इक्वल टू एनआरटी से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो एन आर तो कांस्टेंट ही होता है, तो पी भी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो एन का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो वो आइसो थर्मल हो जाएगा। ठीक है, और एन का वैल्यू 0 रखोगे तो आइसोबारिक हो जाएगा। उसी तरह मान लो कि एन का वैल्यू अगर तुम 0 हो गया 1 हो गया, अगर -1 रख देते हो, ठीक है, तो अब तो वो तब तो वो फिर सॉरी एन का वैल्यू अब मान लो पहले तो हमने 0 रख लिया तो 0 पे आ गया आइसोबारिक। ठीक है, और फिर 1 रखा, ठीक है, तो आइसोथर्मल। ठीक है, हाँ, फिर अब रख सकते हो, मान लो 5/3 रखोगे तो फिर एडियाबेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई रखोगे, मान लो -1 रख दिए तो फिर वो सॉरी पॉलीट्रॉपिक आ जाएगा। -3 रख दिए, -2 रख दिए तो वो पॉलीट्रॉपिक आ जाएगा। और पॉलीट्रॉपिक के केस में जब तुम सी का वैल्यू निकालोगे ना, तो सी का वैल्यू ये होगा। ठीक है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे आपको वहां पे पीवी के पावर -1 दे देगा या कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो आप। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में सी। अब अगर अभी तुम्हें जब सी पता चल गया, ठीक है, सी अब तुम्हें पता चल गया तो सी पता चलते ही तुम हीट निकाल सकते हो, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी तो तुम निकाल ही लोगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, यहाँ से हीट कितना सप्लाई होगा। डेल्टा यू तो हमेशा एन सी बी डेल्टा टी, कोई भी प्रोसेस हो यही होगा। ये दोनों निकाल लोगे तो तुम फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, वर्क भी लिख सकते हो, है कि नहीं। और पॉलीटॉपिक यस का सर। मैं वर्क भी लिख देता हूँ, वर्क का भी डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, वर्क का जो फार्मूला होता है या तो 2 लिख सकते हो, n r टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस n। ठीक है, n यही है ये वाला टी के पावर n। ठीक है, और या तुम ऐसे लिख सकते हो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल 5 1 माइनस n। मैंने कुछ नहीं किया, एन आर डेल्टा टी, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो एन आर टी फाइनल को मैंने ऐसे लिख दिया, पी फाइनल वी फाइनल इक्वल टू एन आर टी फाइनल। ठीक है, तो मैंने वही चेंज किया। ठीक है, गॉट इट। तो सी जैसे यस ही सर। तुम निकालोगे, ठीक है, तुम्हें अगर एन पता चल जाएगा, मान लो कि एन पता चल जाएगा तो तुम सी निकाल सकते हो। मैं इसमें ऐसा क्वेश्चन होगा पॉलीटॉपिक का, देख लेता हूँ। शायद इसमें ना हो। एडियाबेटिक का वर्क डन। ठीक है, देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखो तो वर्क डन की बात करें ना, वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे
बेसिकली ये एडियाबेटिक प्रोसेस बोल दिया है और गामा का वैल्यू दे दिया, यानी पीवी के पावर गामा का वैल्यू इसमें 3/2 दे दिया। तो वर्क डन के लिए तुम अगर बात करोगे, टेम्परेचर के फॉर्म में इसने बोला है, ठीक है, टेम्परेचर के फॉर्म में इसने बोला है, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो एन आर, एन का वैल्यू शायद इसने 1 बोला है क्या, डबल इस्ट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर को टी करके वॉल्यूम को बढ़ाया, ठीक है, कोई बात नहीं। एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाई 1 माइनस गामा, ये फार्मूला आप तुम डायरेक्ट लगा सकते हो। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो टी फाइनल टी इनिशियल दे दिया है, टी फाइनल दिया ही नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि पी वी के पावर जैसे गामा कि कांस्टेंट होता है, ठीक है, पी वी के पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो तुम्हें यहाँ प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन मालूम है, लेकिन इसने टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में बोल दिया, तो यहाँ पे तुम्हें प्रेशर से एलिमिनेट करके टेम्परेचर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है। तो तुम प्रेशर को ऐसे लिख सकते हो एन आर टी बाई वी, ठीक है, यानी प्रेशर को तुम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाई वॉल्यूम लिख सकते हो। तो प्रेशर की जगह तुम टेम्परेचर बाई वॉल्यूम लिखोगे ना, तो टेम्परेचर बाई वॉल्यूम इंटू वी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये जो आ जाएगा टी वी के पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है कि नहीं, यस सर। ठीक है। हाँ, तो तुम्हारे पास देखो इनिशियल टेम्परेचर पता है और इनिशियल वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। अगर मान लो कि इनिशियल वॉल्यूम भी है तो फाइनल वॉल्यूम इसने 2 भी कर दिया है, ठीक है। या तुम ऐसे लिख सकते हो टी इनिशियल भी इनिशियल के पावर गामा -1 इक्वल टू टी फाइनल टी फाइनल के पावर गामा -1, ठीक है। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट टी फाइनल निकाल लो, क्योंकि तुम्हें टी इनिशियल पता है 1 टी है, और भी इनिशियल देखो, मान लो कि इनिशियल वॉल्यूम भी है और फाइनल वॉल्यूम 2 भी है, तो इनिशियल वॉल्यूम भी के पावर गामा -1, और गामा का वैल्यू पता है तुम्हें 3/2 -1, ठीक है, गामा का वैल्यू 3/2 -1, और इज इक्वल टू टी फाइनल हमें निकालना है, और डबल वॉल्यूम किया गया है, यानी 2 के पावर 3/2 -1, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो टी फाइनल जो आ जाएगा वी अपॉन 2 के पावर 3/2 -1, यानी 1/2। तो तुम बेसिकली देखोगे और यहाँ पे टी भी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो टी फाइनल आ जाएगा ना, T/√2 आएगा, है कि नहीं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब तुम यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, एन आर टी फाइनल माइनस यहाँ पे, लेकिन इसने 1 मोल कहीं बोला नहीं है यार, और इसने शायद एन का वैल्यू 1 ले लिया है, क्योंकि एन कहीं पे है नहीं, ठीक है। तो इसने शायद यहाँ पे एन का वैल्यू 1 ले लिया होगा खुद से, ठीक है। तो एन का वैल्यू, एन का वैल्यू 1 ही ले लेना, तभी आएगा। आर है, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करोगे 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा 1 माइनस 3/2 करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो चाहे प्रोसेस कोई भी हो, ठीक है, चाहे प्रोसेस कोई भी हो, अब तुम कोई भी प्रोसेस का कर सकते हो, वर्क वगैरह निकाल सकते हो, हीट निकाल सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हमेशा एनसीबी डेल्टा की होगा, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हीट सप्लाई होगा और वर्क अलग अलग होगा, ठीक है। जनरली वर्क जो होता है वो पी इंटू डेल्टा भी होता है, ठीक है। वहीं से सभी चीज आई है, ये सब चीजें, जो कि एडियाबेटिक का वर्क क्या होगा, आइसोथर्मल का वर्क क्या होगा, ठीक है। आइसोथर्मल का वर्क पता है, एन आर टी एल एन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये सब पता है ना आप लोगों को, यस सर। ठीक है। Yes, हाँ, sir. हाँ, और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, आइसोकोरिक के केस में वर्क 0 होता है ना। कांस्टेंट प्रेशर के केस में पी डेल्टा भी होता है, ठीक है। आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, एडियाबैटिक का मैंने लिख ही दिया, पॉलीट्रॉपिक हो गया, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक का भी मैंने लिख दिया, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक में सबसे ज्यादा सी, ठीक है, सी कैलकुलेट करने का आ सकता है। अब तुम ध्यान देना कि हमेशा तुम्हारे पास ऐसा नहीं रहेगा कि पीवी के पावर एन कांस्टेंट होगा, हो सकता है कि कोई प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन ना देकर तुम्हें प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देते। तो जब तुम्हें एन फाइंड आउट करना होगा ना, कोई भी प्रोसेस का एन फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा प्रोसेस है, तो उसको तुम लाना पड़ेगा, उसको तुम्हें पहले पीवी के पावर एन में। बेसिकली मान लो कि तुम्हें ऐसा दे दिया कि, अरे यार तो डिस्कशन पूरा हो भी नहीं पाएगा क्वेश्चन का, चलो कोई बात नहीं। तो कभी मान लो कि तुम्हें ऐसा दे दिया कि
टी वी के पावर मान लो 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब तुम्हें पता करना है कि एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हमें देखकर लग रहा है कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तुम्हें पता करना है कि एन का वैल्यू क्या होगा। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन होता है पी वी के पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमें पी और वी के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से टेम्परेचर को एलिमिनेट करना है। तो हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो टेम्परेचर को एलिमिनेट करने के लिए तो तुम टेम्परेचर को प्रोपोर्शनल टू पी इंटू वी लिख सकते हैं, टेम्परेचर को प्रोपोर्शनल टू पी इंटू वी लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर के जगह पी इंटू वी लिख दो, तो पी इंटू वी के पावर 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम वी के पावर 4। अब यहाँ से पता चला कि एन इक्वल टू 4 है कि नहीं। अब मान लो कि ये जो गैस था मान लो कि मोनोएटॉमिक गैस था, इसका हमें सी निकालना है। तो सी जो होता है सी भी प्लस आर अपॉन 1 - 3, सॉरी 1 - n, ठीक है। तो अब सी भी मोनोएटॉमिक का जो सी भी होता है, सी भी हमेशा एफ आर बाई 2 होता है, और मोनोएटॉमिक के केस में एफ जो होता है वो 3r/2 हो जाएगा। तो ठीक है, सी भी प्लस आर अपॉन 1 - n, n का वैल्यू 4, तो ये बेसिकली जो आ जाएगा 3r/2 माइनस, क्योंकि ये निगेटिव आएगा r/3, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें देखोगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 3 3 9r माइनस 2r, तो 7r/6, तो ये सी हो जाएगा इसका, है कि नहीं। ठीक है। अब इसको मान लो कि डेल्टा टी से हीट मान लो कि डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो जो हीट सप्लाई होगा वो एन सी डेल्टा टी, ठीक है, एन सी डेल्टा टी, और सी का वैल्यू 7r/6 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा यू तो तुम्हें पता ही होगा, डेल्टा यू हमेशा एन सी बी डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो डेल्टा यू तो हमेशा एन सी बी और सी बी 3r/2 डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम वर्क भी निकाल सकते हो, क्लियर है। Yes, sir. तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का ये कॉन्सेप्ट होता है ना। अब इसमें तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो यार, ठीक है। इसमें अब ना तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो थर्मोस का, ठीक है, जहाँ पे कि वर्क हीट सप्लाई ये सब पूछा हो, ठीक है। जैसे कि मैं दिखला देता हूँ आप लोगों को, ये तो इजी है, ये केटीजी का है। केटीजी पे भी हम आते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अपने पास अब आधा घंटा ही बचा है। तो इससे टोटल कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? क्या बोल रहे थे, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, ठीक है। ठीक है, कंफर्म 2 क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अब ये देखो क्वेश्चन, अब हम इसको इजिली कर लेंगे, ठीक है। अब बोला है कि देखो एक डायटोमिक गैस, चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इसमें बोला है एक डायटोमिक गैस गामा, डायटोमिक गैस है, यानी एफ का वैल्यू 5, ठीक है। गामा दे चुका है, ठीक है। डज इतना वर्क व्हेन इट इज एक्सपेंडेड आइसोबारिकली, आइसोबैरिकली मतलब प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो इतना हीट देना पड़ा, ठीक है। अच्छा, ये वर्क बोला है, इतना वर्क किया इसने, ठीक है। तो हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस, तो हीट गिवन डेल्टा क्यू होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, और इसके बारे में इसने बोल दिया कि 200 जूल वर्क किया इसने, ठीक है। ठीक है, तो हमें हीट कितना सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे तो डेल्टा की वगैरह नहीं गिवन है, ठीक है, कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ ये सब गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आइसोबारिक की, यानी पी कांस्टेंट, तो डेल्टा क्यू जो होगा एन सी पी डेल्टा की, अगर चेंजिंग टेम्परेचर रहता तो हम डायरेक्ट ये लगा देते, ठीक है। लेकिन इसने ये नहीं बोला टेम्परेचर के बारे में, इसने वर्क दे दिया है और डेल्टा क्यू पूछा है। तो अब तुम यहाँ ध्यान देखो यार, हम डेल्टा यू तो निकाल सकते हैं, डेल्टा यू तो एन सी नहीं, एक मिनट, गामा 1.4 आइसोबारिक द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस, यानी हमें डेल्टा क्यू पूछा, ठीक है। डायटोमिक गैस कितना वर्क in expanding isobarically the heat given to the gas in the process, ठीक है।
तो एक तो हो गया एनसीपी डेल्टा टी, ठीक है। और आइसोबारिक तो वर्क जो होगा वो पी डेल्टा भी, ठीक है, पी टाइम्स डेल्टा भी, ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है क्या? डज 200 सर जूल हो ऑफ जाएगा, वर्क। पी डेल्टा वी को NRDT लिख देंगे सर। एक मिनट, मोल दिया हुआ है? नहीं, ठीक है, हाँ, एन आर डेल्टा की, ये वर्क आ गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से डेल्टा की निकाल लो ना एन आर के टर्म पे, या यहाँ से देखो, हमें डेल्टा क्यू चाहिए ना, आ जाएगा, हाँ। डेल्टा क्यू जो होता है एन सी पी डेल्टा की, हमें इसका यूज भी नहीं करना पड़ेगा। हमें एन और डेल्टा की नहीं दिया है, सीपी पता है। सीपी जो होता है ना डायटोमिक के केस में F+2/F×R, ठीक है। तो 5+2/5 यानी 7R/5, ठीक है। और सीवी जो हो जाएगा वो 5R/3 है कि नहीं, सॉरी, 5R/2। सीपी F+2 R/2, तो यहाँ से आ जाएगा 7R/2, है ना। और सी भी 5R/2, ठीक है। हाँ, अब देखो वर्क जो इसने दिया है ना एन आर डेल्टा की 200 जूल, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखो, ठीक है, एन आर डेल्टा की 200 जूल और एनसीपी डेल्टा की हमें निकालना है। तो सीपी को तुम लिख सकते हो, डेल्टा क्यू हमें निकालना है, तो डेल्टा क्यू एन सीपी को 7R/2 इंटू डेल्टा की, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 7/2 एन आर डेल्टा की, और एन आर डेल्टा की का वैल्यू 200, ठीक है। Yes, sir. तो Yes, sir. 7/2 इंटू 200 यानी ये 700 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये, Yes, sir. ठीक है। तो प्रोसेस देखो, ये मालूम होने से हमें कितना फायदा हुआ, ठीक है, कि अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये तो क्वेश्चन इजी है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। अम्म, हाँ, ये रोटेशन हो रहा है, ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो डिग्री ऑफ, हाँ, इसका बतला दो, जल्दी से कर लो इसमें। डायटोमिक गैस है, ठीक है, वाइब्रेशनल नहीं लेना है, ठीक है, रोटेशनल लेना है, तो रोटेशनल लेके ही डायटोमिक का 5 आता है, ठीक सर है। हाँ, सर एक बार ये बता दीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सर, अलग अलग क्वेश्चन आता है, कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या ले लेते हैं। तो जनरली तुम जो ले रहा ना, तो अगर वाइब्रेशनल की बात नहीं किया हो, ठीक है, और जनरली वाइब्रेशनल की बात करता भी नहीं है जेई मेंस में, ठीक है। और तो जो, और ज्यादातर जो होता है ना वो मोनोएटॉमिक या डायटोमिक ही रहेंगे आपके पास, ठीक है। 95% केस में मोनोएटॉमिक और डायटोमिक रहेंगे। तो 3 ले लेना मोनो के लिए, ठीक है, और 5 ले लेना डाया के लिए, ठीक है। जब सर वाइब्रेशनल की बात, जिसमें बोला होता है कि वाइब्रेशनल मोड को कंसीडर करना है नहीं करना, हाँ, उसमें कैसे डील करना देखो, है। अब बेटा देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो या तो आपको डायरेक्ट दे देगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ठीक है। या तो देखो, आपको अगर डायरेक्ट दे दिया कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लेना है, 3 लेना है, तो आप तो डायरेक्ट उसमें ऐड कर दोगे। मान लो कि मोनोटॉपिक बोला, उसने बोला कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो 3+2 5 हो जाएगा वो। कभी कभी होता है ना कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ना देके वाइब्रेशनल मोड दे देता है। तो एक मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है ना वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मान लो कि बोला कि 1 मोड ऑफ वाइब्रेशनल, ठीक है, 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है। तो वहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2 हो जाएगा। अगर 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 2+2 4 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये लिख सकते हो आप, खुद से लिख लो अपने पेज में, ठीक है। तो क्लियर है?
Yes, so. सॉल्व करो इसको जल्दी से। इसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा क्यू दे दिया है और डेल्टा यू पूछा है सर इसमें, हाँ। तो डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर में, एनसीपी डेल्टा टी, और डेल्टा यू तो हमेशा एनसीपी डेल्टा टी होता है। कंपेयर करके निकाल लो। भैया अभी तक आ जाना चाहिए। सर ए ऑप्शन आ रहा है। कौन सा रहा है? ए ए, ऑप्शन। ठीक है देख लेता हूँ। सीपी बाई सीपी, तो सीपी बाई सीपी बेसिकली गामा होता है। और गामा जो होता है, ये गामा लिख देता हूँ, एफ प्लस टू बाई एफ, ठीक है। तो कौन सा गैस बोला है? डायटोमिक गैस ना। तो 735 हमें डेल्टा यू चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा, 735/डेल्टा यू, एफ प्लस टू, यानी 5+2/5, तो ये 7/5 आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा यू बेसिकली 5/7 इंटू 735, तो इससे तो कम ही आएगा। इससे कम, इसमें पेगा से कम, 7 105 ना, 105। यस सर। ओके। सर इसमें कंफ्यूजन है। हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन है? सर इसमें उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में वाइब्रेशनल मोड लेना ही नहीं है, तो एफ की वैल्यू 2 लेंगे ना सिर्फ। नहीं 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 लेना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 हो जाता है ना। ये जो है ना, ये है विदाउट वाइब्रेशन। ये जो मैंने लिखा है ना, विदाउट वाइब्रेशन है, ठीक है। वाइब्रेशन रहता तो चेंज होता, ओके सर। ठीक है। ये विदाउट वाइब्रेशन है और जनरली वाइब्रेशन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर रहेगा तो चेंज करना, ठीक है। और उसमें भी दो चीजें दिखा रहेगा, या तो आपको डायरेक्ट डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देगा या वाइब्रेशनल मोड देगा। अगर मोड 1 देता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि वन मोड जो होता है ना, वो 2 डिग्री ऑफ वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, कहीं आप नोटबुक में लिख लो इसमें, ठीक है। ओके सर। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था ये। इस पे मैं और देख लेता हूँ क्वेश्चन। अच्छा आप लोग बताओ इसमें कौन सा चाहिए वो मैं सॉल्व करूँ। आप लोग ने सॉल्व किया होगा ना। केटीजी का कुछ देख लेते हैं यार, ठीक है। अपना एक देखो, जो सबसे इजी क्वेश्चन इस बार का आया था ना, ये आया था डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन, है कि नहीं? Yes, so.
Yes, sir. हाँ, तो सबसे जो इजी था क्वेश्चन ये यही था इस बार का, ठीक है। हाँ बताओ आप। हाँ जी, बोलो जल्दी से आप लोग। हेलो, यस सर। बोलो। जल्दी बोलो। सर KTT वाले क्वेश्चन करा दो। ठीक है। टोटल काइनेटिक ऑफ मोल ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री केल्विन। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी की बात करें ना, और ये ऑक्सीजन बोला है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी की बात करें, F/2 nRT होता है, ठीक है। F/2 nRT, ठीक है। और गैस देखो तो इसमें ऑक्सीजन बोला है तो O2 गैस होगा, ठीक है। तो O2 जो है वो डायटोमिक गैस है, ठीक है। 2 एटम से मिलकर बना है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो डायटोमिक गैस है तो F का वैल्यू इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 मोल दे चुका है, R का वैल्यू दे चुका है, और टेम्परेचर तुम्हें पता है ना। Yes, sir. और टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखना कि केल्विन में लेना है, क्योंकि यहाँ पे देख लो आर का वैल्यू मोल पर केल्विन गिवन है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी केल्विन में लेना पड़ेगा। टेम्परेचर हो जाएगा 227 प्लस 273 यानी 300 केल्विन, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला रखोगे आंसर आ जाएगा। एन का वैल्यू 1, आर का वैल्यू इसने बोल दिया कितना लेना, ठीक है। अब अगर हम बात करें RMS स्पीड वगैरह कहाँ गया जिसपे कि ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, VRMS के क्वेश्चन की बात करो। VRMS जो होता है 3RT/M, ठीक है। और एक हो गया V एवरेज, ठीक है। V एवरेज का जो फॉर्मूला होता है 8RT/πM, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, एक होता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। होता क्या है कि जब गैस का मॉलिक्यूल कोई भी कंटेनर में, मान लो कि गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस में मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहता है। मान लो कि एक एक मॉलिक्यूल से टकराया, फिर उधर बाद दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर तीसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, तो वो कोलिजन होते रहते हैं। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको, उस टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। और दो कोलिजन के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ को बेसिकली जनरली लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और लैम्डा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, ठीक है। मीन फ्री पाथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना आप लोग। और VRMS, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और VRMS और भी मेन एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP, ठीक है, जिसको कि लिखते हैं 2RT/M, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रखना है। एवरेज का यहाँ पे देखो 24 में पूछा गया, RMS वैल्यू भी पूछ लिया, ठीक है। ऑक्सीजन बोला है तो ऑक्सीजन के लिए जो एम का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 होगा ना। हाइड्रोजन, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बोला एट व्हाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अच्छा, दोनों का कंपैरिजन करने बोला कि किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का जो होगा RMS स्पीड इक्वल होगा दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 47 डिग्री सेल्सियस। तो ऑक्सीजन का जो 47 डिग्री सेल्सियस पे होगा वो कितना होगा, √3R। और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेना है हमेशा में, समझे। तो 47 प्लस 273, ठीक है, बाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 16, है ना। बोलो, हेलो।
यस सर। यस सर। हाँ, फिर और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के इक्वल है, तो हाइड्रोजन का 3 R किस टेम्परेचर पे हमें पता नहीं, ये टेम्परेचर निकालना है, और इसका जो m होगा वो 2 होगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा और 3R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा देखो तो 47, 320, ठीक है। यस सर। तो 40 आ जाएगा ना, बोलो। हेलो। यस सर। ठीक है, तो ये 40 केल्विन पे ये होगा। एक और क्वेश्चन देखोगे तो देखा, इसमें बोला है कि द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर ही इतना, ठीक है। तो कोई टेम्परेचर प्रेशर पे VRMS ऑक्सीजन का, ठीक है, गिवन है, ये 2 दिया हुआ है, यानी 2 इक्वल टू रूट अंडर 3R टी का वैल्यू किसी भी टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे, और ऑक्सीजन का, सॉरी हाइड्रोजन है ना, तो ये 2, ठीक है। तो फिर पूछा है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन है सेम कंडीशन पे क्या होगा, ठीक है, यानी टेम्परेचर वगैरह सेम लेना है। तो ऑक्सीजन का ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा अपना, समझ गए। डिवाइड करोगे तो 3IT कैसे जाएगा, ठीक है, यस सर। टी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये बोला है कि 300 केल्विन पे RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इतना टाइम्स दैट ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इस 300 केल्विन पे क्या है कि VRMS जो है वो इतना टाइम्स है, रूट अंडर अल्फा प्लस 5/अल्फा टाइम्स भी मीन या एवरेज बोल देते हैं इसको, ठीक है, एवरेज। तो RMS हमें पता है रूट अंडर 3RT/m होता है, और ये तो गिवन है अल्फा प्लस 5/अल्फा, और एवरेज पता है हमें 8RT/πm होता है, ठीक है। अब पूरे को स्क्वायर कर दो, ठीक है, पूरे को स्क्वायर कर दो, तो जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये पहले तो RT कैंसिल हो जाएगा, M कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम गैस है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5/अल्फा इंटू 8/पाई, ठीक है, और पाई का वैल्यू उसने 22/7 ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है। तो 22/7 लेके इसको सॉल्व करके अल्फा निकाल लो, ठीक है। यस सर। तो ये 22/7 करोगे ना तो 7 × 8/, ठीक है, यहाँ से अल्फा निकाल लो आप। ये कर लेना, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सभी प्रोसेस के बारे में इसने बोला है कि कौन प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। मैं KKG को देख लेता हूँ। ये देखो हमें पता है कि DQ जो होता है वो DU प्लस DW होता है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट सप्लाई यानी DQ/dt, यानी सभी तरफ DT से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ वर्क डन, ये आ गया, ठीक है। तो इसने बोला है कि देखो सोर्स सप्लाई हीट टू द सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 वाट, यानी DQ/dt 100 दे दिया है, तो सिस्टम परफॉर्म वर्क एज ए रेट इतना, तो इस रेट से वर्क कर रहा है, DW/dt बोला है, तो इंटरनल एनर्जी में किस रेट से चेंज होना, यानी DU/dt क्या होगा, और ये 200 बोल दिया, तो DU/dt जो हो जाएगा वो 800 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। यस सर। सर इसमें सिस्टम वर्क कर रहा था तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, ये पॉजिटिव ही होता है। नहीं, सिस्टम जब वर्क करता है तो पॉजिटिव होता है ये फिजिक्स में, ठीक है। ओके फिजिक्स सर। में जो गैस का वर्क होता है ना वो पॉजिटिव, केमिस्ट्री में वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। ओके सर।
द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो तुम देखो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट कब होगा, जब इंटरनल एनर्जी, देखो इंटरनल, इंटरनल आइसोथर्मल। एनर्जी का, हाँ, एन सी भी डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का। क्या, एन और सी भी, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा किसी गैस के लिए, तो टेम्परेचर जब चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, नहीं तो कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये सब तो फ्री के नंबर थे। क्या ये, ठीक है, वो रिलेशन का ही क्वेश्चन है ये, केवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, कौन सा गैस है। तुम देखोगे इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस और इतना, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द गैस इज सेकेंडली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम डिवाइड गामा इज द रेशियो। ठीक है। देखो ये गामा के टर्म में ही है, तो यहाँ पे चीजें ये बताया नहीं है कि कौन सा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो प्रेशर ऑफ द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड। ठीक है, सडनली यानी जो प्रोसेस हुआ है ना, फास्ट प्रोसेस हुआ है। ठीक है, जो प्रोसेस हुआ है वो फास्ट प्रोसेस हुआ है, और फास्ट प्रोसेस हमेशा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, यस सर। सडनली कंप्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसे से लगा लो इनिशियल, पी इनिशियल भी इनिशियल के पावर गामा इक्वल टू पी फाइनल भी फाइनल के पावर गामा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, इनिशियल कंडीशन दे दिया, भी फाइनल दे दिया, पी फाइनल हमें चाहिए। क्या, ये सब हो जाएगा। ये भी अगेन इजी क्वेश्चन है, पढ़ो तो एक बार, ट्राई करो। ये सब हो जाएगा ये। बेसिकली यहाँ पे ना देखो, दो वेसल है ए और बी सेम साइज का। अब देखो होता क्या है ना कि कोई भी वेसल है, ठीक है, तो ये गैस को किसी भी कंटेनर में रखोगे ना, तो उसका वॉल्यूम जो है उसी कंटेनर के इक्वली हो जाएगा। मान लो इसमें तुमने हाइड्रोजन को रखा, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये ना, हाँ, इसमें हाइड्रोजन को रखा, इसमें ऑक्सीजन को रखा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस था, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस था। ठीक है, तो जो भी कंटेनर में रखोगे तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो उसी वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम है ना उसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों का वॉल्यूम सेम ही है, इसका वॉल्यूम सेम है। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है। हाँ, और इसमें नंबर ऑफ मोल अलग अलग है, क्योंकि इसका 1 ग्राम है और इसका भी 1 ग्राम है, यानी मास 1 1 ग्राम है, तो इसका जो मोल होगा ना एन, वो होगा मास अपॉन मोलिकुलर वेट। तो मास 1/मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का क्यूब। इसका जब मोल देखोगे, ये N1 ले लेते हैं, एन ए ले लेते हैं, ठीक है, और NB जो हो जाएगा वो 1/16 है ना। तो मोल वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम ही है, क्योंकि दोनों सेम कंटेनर, सेम मतलब वॉल्यूम के कंटेनर में रखा हुआ है, तो वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, और मोल अलग अलग है। ठीक है, और टेम्परेचर के बारे में भी सेम बोला है इसने, सेम टेम्परेचर में, ये भी टी टेम्परेचर में, ये भी टी टेम्परेचर। प्रेशर तो हम लिख सकते हैं पी भी इक्वल टू NRT। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में हमें पूछा, ये वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर भी सेम ही होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि PA/PB। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, तुम डिवाइड करोगे तो कैंसिल ही होगा, इज इक्वल टू NA/NB। और NA/NB दोनों का पता है, क्लियर है। ये सो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, टेम्परेचर ऑफ गैस हैविंग इतना मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर। ठीक है,
एट इतना एटीएम, यानी कि क्यूबिक मीटर, यानी वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। और प्रेशर 1.38 एटीएम है, ठीक है। तो हमसे पूछा टेम्परेचर क्या होगा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप निकाल सकते हो। मॉलिक्यूल पता है तो मोल निकाल लोगे, ठीक है। मोल जो होगा, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगाड्रो नंबर, यही होता है ना। हेलो। यस सर। ठीक यस है, सर। नंबर ऑफ, तो यहाँ से, और एक चीज और याद रखना है, ठीक है, कि के का वैल्यू गिवन है, तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए के का वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमें बेसिकली टेम्परेचर चाहिए ना। तो देखो पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो टेम्परेचर को ऐसे लिख सकते हो, पीवी बाई एन आर, है ना। और यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रेशर गिवन है तुम्हें, वॉल्यूम गिवन है, आर का वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन है, और एन तुम्हें निकालना है। तो इसलिए इसने कुछ हिंट दे दिया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम कैपिटल एन ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम कैपिटल एन ले लेते हैं। तो जो स्मॉल एन होगा, एन बाई एन ए इंटू आर। और तुम ध्यान रखना कि आर बाई एन ए का जो वैल्यू होता है ना, वो के होता है, ठीक है। आर बाई एन ए जो होता है ना, वो के होता है। तो यहाँ से देखोगे तो आर बाई एन ए ना, आर बाई एन ए ये के हो जाएगा, तो ये पी वी बाई एन के, है ना। यस सर। ठीक है, एन पता है तुम्हें, के पता है, के गिवन है, पी पता है, भी पता है, ठीक है। डायरेक्ट रख दो, आंसर आ जाएगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, ध्यान रखना कि एटीएम में दिया हुआ है, तो एटीएम को आपको चेंज करना पड़ेगा पास्कल में, कि पास्कल और न्यूटन में। हाँ, ये होता है एक मिक्सर का। हमने सीपी सीबी निकालना सीख लिया, मान लो कि सीपी का वैल्यू पता है, हमें सीबी का वैल्यू पता है। अब मिक्स करेंगे, मान लो कि दो अलग अलग गैस है, दोनों का सीपी अलग अलग है, ठीक है। तो उसको मिक्स करेंगे, तो फाइनल सीपी और फाइनल सीबी क्या होगा, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में भी, कि मान लो कि दो गैस है, दोनों का अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसको अगर हम मिक्स करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, सीपी क्या होगा, सीबी क्या होगा। तो ये आई होप आप लोग को पता होगा। यस सर। कि मान लो दो गैस है, ठीक है, दो गैस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो F1 है, इसका F2 है, इसका नंबर ऑफ मोल N1 है, नंबर ऑफ मोल N2 है। तो एफ मिक्सर का जो हो जाएगा, ठीक है, एफ मिक्सर का जो होगा, ठीक है, पता है आप लोग को, यस सर। ठीक है। सीपी मिक्सर का जो हो जाएगा, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई N1 प्लस N2। सीबी मिक्सर जो होता है वो हो जाएगा N1 CB1 बाई, ठीक है। अब जब मान लो कि सीपी मिक्सर सीबी मिक्सर पता चल गया, तो गामा मिक्सर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीपी मिक्सर बाई सीबी, ठीक है। वैसे इसका भी एक रिलेशन है डायरेक्ट निकालने का, लेकिन वो भी लेंदी हो जाता है, ठीक है। वो ऐसा आ जाता है कि 1/1 - गामा मिक्सर इक्वल टू 1/1 - गामा 1 + 1/1 - गामा 2, ठीक है। उससे अच्छा है, इतना सॉल्व करने से अच्छा कि आप आपके अकॉर्डिंग जो भी इजी लगे वो यूज कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट सीपी मिक्सर सीबी मिक्सर निकाल के गामा मिक्सर निकाल लो, या ये फॉर्मूला आपको अगर पता है, सॉरी, एन टोटल ऊपर N1 + N2, ठीक है। यस सर। तो जो भी आपको इजी लगे, ठीक है, वो कर सकते हो इस पे। तो इस पे भी क्वेश्चन एक दो होंगे आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये देखो, नेगलेक्टिंग है। हाँ, ये इंटरनल एनर्जी पूछा है इसमें, तो कुछ ज्यादा है नहीं। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। मैंने बेसिकली जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने ले लिया, ठीक है, सर क्योंकि कल एक ज्यादा वो रिपीट उसका फ्लूइड्स का लेक्चर ले लो आप। फ्लूइड, हाँ सर, फ्लूइड्स में थोड़ी दिक्कत आती है।
किसको किसको है फ्लूइड में दिक्कत, बता दो यार। और तो एक्स्ट्रा क्लास ले लो सर, क्या? एक्स्ट्रा क्लास में से फ्लूइड्स। फ्लूइड का, ठीक है। तो फ्लूइड का कल तो नहीं, लेकिन अगले वीक में ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। क्लास लेने से एक दिन पहले आपको तो संडे को ले इन्फॉर्मेशन लो, चली संडे जाएगी। को तो फ्री रहते हैं ना। नहीं, संडे को टेस्ट होता है क्या? ठीक ठीक है है, फिर। टेस्ट है प्लस टेस्ट का डिस्कशन है संडे को शाम में, ठीक है। ओके यस सर। सर। ओके, चलो, किसी को कुछ और पूछना है? सर वाले जो मैंने क्वेश्चन बताया था जिसमें रॉड का वो बताते हैं कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो वो एक बार आप देख लेते अभी या नेक्स्ट क्लास में। फ्रेश होके लेना है। ऐसा करते हैं, मेरा क्लास जब हम अ, देखो, बेसिकली ये जो है ना, कि ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ का मान लो टेम्परेचर T1 T2, यहाँ का टेम्परेचर T3 दे दिया, और जंक्शन का टेम्परेचर पूछा मान लो। तो आपका जो रॉड होगा इसका K1 K2 K3 आपको मालूम होगा, ठीक है। के का पता होगा ना, के का वैल्यू, क्योंकि और नहीं यस भी सर। पता होगा ना। K1 इसको मैं मान लेता हूँ, इसको क्यों ले लेता हूँ, इसका सर के यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है? इतना थर्मल एकदम से मान लो थर्मल कोफिशिएंट है, कि वो बताता है, देखो, जो हीट का जो सप्लाई होता है ना, सर मतलब क्वेश्चन में के नहीं दिया हुआ था। देखो, जो हीट सप्लाई मान लो कि ये एक अपने पास रॉड है, ठीक है। ये अपने पास रॉड है, ठीक है। ये अपने पास रॉड है, इसका मान लो कि टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है, ये मान लो कि हॉट है, ये साइड हॉट है। तो हमें पता है कि ये कोल्ड है, तो हीट हमें पता है कि इधर जाएगी, ठीक है। जो हीट है वो इधर जाएगी, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट फ्लो करेगी। तो dQ/dt, जो dQ/dt जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है ना, वो जो फार्मूला होता है वो होता है KA/L इंटू डेल्टा T, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है T2, इसको टू लेना ना, T2 - T1, या ऐसे भी लिख सकते हैं KA डेल्टा T/L, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का के अलग अलग होगा, ठीक है। जिसका जितना रेट ज्यादा, मान लो कि हर एक मटेरियल में जो फ्लो ऑफ हीट होता है वो अलग अलग होते हैं। मान लो कि आप लोहा को गर्म करोगे, तो लोहा में क्या होता है कि हीट एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है। जिस तरह आप मान लो कि एक वुड है, और एक मान लो कि आयरन है, ठीक है। तो आयरन और वुड को दोनों को अगर मान लो तुम धूप में रखोगे, तो गर्म ज्यादा कौन होगा? मान लो सेम टाइम के लिए तुम धूप में रखते हो, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा? आयरन होगा। अगर तुम बाद में टच यस सर। करोगे तो आयरन लगेगा, ठीक है। यानी आयरन में क्या हुआ, हीट का फ्लो ज्यादा हुआ, आयरन ने अपने अंदर हीट ज्यादा दिया, ठीक है। या मान लो कि आप आयरन के एक इंच को हीट कर रहे हो, तो दूसरे इंच पे हीट पहुंचने में कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू वुड, जो कि हम जनरली जानते हैं, है कि नहीं। तो वो जो है वो के पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। तो के पे डिपेंड करता है, जैसे कि नहीं पता कि ये रेसिस्टेंस में रो होता है, ठीक है, आर होता है, ठीक है। आर से हमें पता चलता है कि किसी में कितना करंट ज्यादा फ्लो होगा, कम होगा, है ना। तो उसी तरह से ये के है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो जो रॉड है ना, इसको फिर तुम हीट करेंट के टर्म में अगर तुम लिखना चाहो कि हीट करेंट जो होगा वो डेल्टा T/R ऐसे लिख सकते हो। आर आर का जो वैल्यू होगा वो L/KA हो जाएगा, तुम ऐसे लिख सकते हो। इसको यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो, जो हीट करेंट होगा, हीट करेंट डेल्टा T/L/KA, ठीक है। इस के को नीचे ले आओ तो L/KA आ जाएगा, ये बेसिकली ऊपर जाएगा तो यही आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा T/R, और R जो होगा वो होगा L/KA, ठीक है। R इस पे डिपेंड करेगा कि इसका लेंथ कितना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, क्योंकि ये डॉट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, और इसका K कितना है। इसलिए ना मैंने पूछा कि K1 K2 K3 यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। अगर सेम रॉड होगा तो के सभी का सेम होगा, ठीक है। सेम रॉड होगा तो के सभी का सेम होगा, लेंथ वगैरह
लेंथ भी सेम है, ए भी सेम है, तो आर सभी का सेम होगा, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है, अगर ऐसा है तो। ठीक है, अगर मान लो कि अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, तो फिर वो हमें लेना पड़ेगा अलग अलग ही। ठीक है, तो जैसे करंट में हम लोग करते हैं ना, कि मान लो इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, ठीक है, 1 इसको ले लेते हैं, 2 इसको ले लेते हैं, 3 इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान लो T0 है, तो हम मान के चलते हैं कि ये सबसे हाई टेम्परेचर पे है, इधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, और इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, हीट, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा की, यानी T0 माइनस T3 बाई R3। ठीक है, ऐसे T0 माइनस T3 बाई R3 प्लस T0 माइनस T1 बाई R1 प्लस T0 माइनस T2 बाई R2 इज इक्वल टू 0। जैसे तुम करते हो ना, कि मान लो कि 3 रेसिस्टेंस है, जंक्शन रूल लगाते हो ना, कि मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, यहाँ का V1 है, यहाँ का V2 है, यहाँ का V3 है, और यहाँ का मान लो V0 है। हमें ये निकालना है, तो V0 माइनस V1 बाई R1 प्लस V0 माइनस V2 बाई R2 प्लस V0 माइनस V3 बाई R3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे V1 V2 V3 R1 R2 R3 पता है, तो V0 निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, है कि नहीं। तो सेम Yes, sir. चीजें यहाँ पे हमने सेम चीजें हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, जंक्शन रूल। ठीक है, T0 माइनस T3, T0 माइनस T1, T0 माइनस T2। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है वो सबसे हॉट पोजीशन है। ठीक है, और यही सबको हीट सप्लाई कर रहा है, इसीलिए हमने T0 माइनस T3 लिखा बाई R3। ठीक है, और R3 जो होगा वो ये होगा, R जो होगा L बाई के। ठीक है, अगर मान लो लेंथ सेम मटेरियल है तो के सेम हो जाएगा, लेंथ एरिया सेम है तो सबका जो रेसिस्टेंस है वो इक्वल ही होगा, आर आर ही हो जाएगा। अगर मान लो के मटेरियल सेम है तो के सबका सेम होगा, अगर लेंथ और एरिया अगर अलग अलग कर दिया तो आर सबका अलग 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 हो जाएगा, तो सबका तुम्हें आर निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, और फिर ये फॉर्मूला लगा के तुम T0 का वैल्यू निकाल सकते हो, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं अगले क्लास में इसको एक क्वेश्चन लेकर समझा दूंगा, है ना। ठीक है सर। ओके, चलो ठीक है, तो बाय एवरीवन। बाय Bye, sir. बाय सर। बाय, गुड नाइट।